डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को पता है कि वर्तमान समय में इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं लॉकडाउन के कारण बंद चल रही हैं। ऐसे में आप सभी का जो पाठ्यक्रम है उसको संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा भी तमाम निर्देश और हम लोग खुद डिसाइड किए कि इस दौरान आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ जो भी कक्षाएं हैं, ऑनलाइन कक्षाएं कुछ पीडीएफ के माध्यम से आपको संस्थान प्रोवाइड कराएगा और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग उसका पूरा साथ लेंगे। इसमें रसायन विज्ञान में हम लोगों ने जब शुरू में पाठ्यक्रम को शुरू किया तो उस समय हम पी ब्लॉक के वर्ग 15 और 16 को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक नया चैप्टर पृष्ठ रसायन का एक पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे संस्थान के अपलोड किया और उसमें एक निर्देश था कि आप सभी लोग उसको अपनी फेयर कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। आज उसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे पृष्ठ रसायन पे। ये पृष्ठ रसायन क्या है? पृष्ठ रसायन अंग्रेजी में इसे कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये पूरे पाठ्यक्रम में आपके एनसीईआरटी किताब की 5वीं यूनिट है और पूरे पाठ्यक्रम में ये 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में निर्धारित किया गया है। उसमें से आज हम लोग को ये देखना है कि ये पृष्ठ रसायन क्या है। आखिर हम रसायन का अध्ययन कर रहे हैं तो इस रसायन में ये जो अध्याय है पृष्ठ रसायन, ये क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। तो पृष्ठ रसायन के बारे में अगर हमको कहना हो तो पृष्ठ रसायन में इस चीज़ को देखा जा रहा है कि यहाँ पे 2 नाम आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पृष्ठ और एक रसायन। पृष्ठ रसायन को अगर हम और थोड़ा सा अपनी भाषा में देखना चाहें तो देखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए सपोर्टेड कोई पदार्थ है, अब वो चाहे पदार्थ ठोस अवस्था की हो, चलो ठोस ही अवस्था की लिया जाए। अब ये मान लीजिए ठोस पदार्थ कोई है तो इसमें हमें 2 भाग दिखाई देता है। एक ये बाहर का भाग, इस बाहर के भाग को हम लोग कहते हैं पृष्ठ या इसे सतह भी कहा जाता है। और एक अंदर का भाग होता है, इस अंदर के भाग को स्थूल नाम दिया जाता है। अब इस पदार्थ की अवस्था पर उसके पृष्ठ भाग पर, सतह भाग पर जो भी रासायनिक पदार्थों का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो
जिसके कारण उसका दैनिक जीवन पर हमें स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई दे रहा हो। इस पूरी अवस्था को, इस पूरे प्रभाव को हम पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा चाक का टुकड़ा हो। अब इस चाक के टुकड़े को अगर हम देखें तो मेलनी से देखने पे सफ़ेद हमें दिखाई देता है, लेकिन यदि इसे हम किसी रंजक में, या हम स्याही नाम ले लें, स्याही में यदि हम इसे डुबो दें तो ये चाक जो होगा, स्याही नीले कलर का होता है, तो ये चाक जो होगा सफ़ेद न होकर के नीला हो जाता है। लेकिन यदि उस चाक को हम ऐसे तोड़ करके देखें तो बाहर से तो वो हमें नीला ही दिखाई देगा, लेकिन जब उसे तोड़ करके हम देखते हैं अंदर की तरफ तो हमें दो सिचुएशन दिखाई देती है, एक तो सफ़ेद और दूसरा गीला। तो हमें सफ़ेद और गीला से नहीं, वो घटना दूसरी घटना कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे वो घटना जो है अवशोषण की घटना कहलाती है। लेकिन अगर यहाँ सफ़ेद और नीला, इन दोनों में ये नीला जो हमें दिखाई दे रहा है, ये नीला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उस चाक की सतह पर रासायनिक पदार्थ का प्रभाव पड़ा है, अर्थात कि स्याही का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण वो नीला दिखाई दे रहा है। अब ऐसे जितने भी प्रभाव होंगे दैनिक जीवन पर होंगे, ऐसे जितने भी किसी पदार्थ की अवस्था पर होंगे, उन सारी अवस्थाओं में दैनिक जीवन पर पड़ने वाले पदार्थों में परिवर्तन, दैनिक जीवन में पदार्थों के जितने भी प्रभाव पड़ रहे हों, पदार्थों का जो भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, चेंजिंग हो रहा हो, इन सब का कारण, जिसके कारण ऐसा होता है, वो पूरा का पूरा जो होगा वो हम लोग इस पृष्ठ रसायन में पढ़ेंगे। और इस तरह से अगर हमको डेफिनेटली देखना हो, परिभाषा के रूप में अगर देखना हो, हम ये कह सकते हैं कि जो ये रसायन विज्ञान है कि आखिर ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है कि जिसमें हम किसी पदार्थ के सतह पर पड़ने वाले रासायनिक पदार्थों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वो रसायन विज्ञान की जो शाखा है, रसायन विज्ञान की जो एक ब्रांच है, यूनिट है, वो है पृष्ठ रसायन। और इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत अगर हम इसको देखें अध्ययन करने के लिए तो ये अवस्थाएं इसमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं कि ये पृष्ठ रसायन जो है, इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में देख करके, तोड़ करके हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो भाग में तोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में उत्प्रेरक और उत्प्रेरण का अध्ययन होगा, और सेकंड भाग में हम लोग अधिशोषण, अवशोषण और कोलाइडी अवस्था की चर्चा करेंगे। अब अगर इसकी परिभाषा हो गई कि भाई अगर ऐसा हो कि भाई पृष्ठ रसायन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ रसायन क्या है, कि पृष्ठ रसायन किसी एक रसायन का एक ऐसा भाग है, रसायन विज्ञान का एक ऐसी शाखा है कि जिसके अंतर्गत पृष्ठ, अब वो पृष्ठ किसका हो, द्रव, ठोस पर पड़ने वाले जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ऐसी शाखा को, ऐसे ब्रांच को हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब इस पूरे पृष्ठ रसायन को पढ़ने के लिए देखा गया तो ये इसकी तीन चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, एक उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण, दूसरा अधिशोषण तथा अवशोषण, और तीसरा जो है कोलाइडी अवस्था। इसमें से आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो होगा उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग अधिशोषण, अवशोषण और कोलाइडी अवस्था की बात करेंगे। चलिए, अब बात हम लोग करने वाले हैं उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण का। ये उत्प्रेरक क्या है, अंग्रेजी में इसे कैटालिसिस के नाम से जानते हैं, और ये जो घटना है इसको हम लोग अंग्रेजी में कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। उत्प्रेरक
ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी कि जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई एक ऐसा फैक्टर आया होगा कि जो हमारे जीवन में, चाहे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे हों, चाहे हम खुद शरीर की कोई एक्टिविटी कर रहे हों, शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही हों वो हो रही हों, उसमें कोई न कोई एक ऐसा फैक्टर होगा, कोई एक ऐसा सुपरमैन होगा कि जो उस पूरी क्रिया को या तो स्लो कर देगा या तो तेज कर देगा। ऐसे ही पदार्थ को, ऐसे ही सुपरमैन को उत्प्रेरक का नाम दिया गया है। अब जैसे अगर हम दैनिक जीवन में देख लें, कोई घटना घट रही हो, हमें घर से स्कूल की तरफ जाना हो, घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर की हो, हम घर से स्कूल बस की सहायता से भी जा सकते हैं, घर से स्कूल साइकिल की सहायता से जा सकते हैं, और घर से स्कूल हम पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों में हमको दिखाई क्या देता कि यदि हम घर से स्कूल पैदल जाते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है, साइकिल से अगर हम जाते हैं थोड़ा कम समय लगता है, बस से जाते हैं तो और कम समय लगता है। तो हमारे घर और स्कूल के बीच में जो दूरी है, हम यहाँ से वहाँ अपने आप को ले जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाने में जो ये एक अलग से फैक्टर हुआ, वही एक फैक्टर जो है हमारे लिए कहीं न कहीं से उत्प्रेरक का काम करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हमको रसायन के रूप में देखना हो, अगर हमको डेफिनेटली देखना हो, अगर हमको परिभाषा के रूप में देखना हो इस तरह का कि ये रसायन क्या है, तो रसायन में ये उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक के संबंध में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि केवल वो घटा देता है या बढ़ा देता है, वो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, मतलब घटा भी सकता है या उसको बढ़ा भी सकता है, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में वह स्वयं भाग नहीं लेता। जैसे हम बस से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो बस हमारी कक्षा तक नहीं हमको पहुंचाती। हम साइकिल से जा रहे हैं, वो साइकिल हमारी कक्षा तक हमको नहीं पहुंचाती, स्वयं भाग नहीं लेती, हमको केवल वो एक साधन है, वो एक माध्यम है। ऐसे ही रसायन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसकी गति को परिवर्तित कर देते हैं, या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। अब किस सिचुएशन में कौन है घटाते हैं, कौन ऐसे हैं जो बढ़ाते हैं, इनके आधार पर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। हम लोग देखेंगे उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो बढ़ाने का कार्य करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसको घटाने का कार्य करते हैं, तो वो इसके बाद होगा। लेकिन अभी हम केवल परिभाषा के रूप में देख रहे थे कि ये परिभाषा के रूप में अगर हमको मिले कि ये उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, उत्प्रेरक एक ऐसा बाह्य फैक्टर होता है, उत्प्रेरक एक ऐसा कारक होता है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया कि जब दो या दो पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी घटना को हम लोग जो है वो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे। योगात्मक अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। खैर, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं घट रही हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में अब जैसे अगर हम दैनिक जीवन में ही प्रयोग आने वाली, अगर हम देखते हैं एक वनस्पति तेल है, और इस वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो ये जो है वनस्पति घी बनता है, जिसको हम लोग डालडा के नाम से जानते हैं। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो हाइड्रोजनीकरण कहलाती है।
और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो एक पदार्थ होता है निकिल, इस निकिल के निकिल की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। तो ऐसे इस पदार्थ को जो है हम लोग उत्प्रेरक का नाम देते हैं कि ये उत्प्रेरक है। अब ये उत्प्रेरक ना ही इस अभिकारक में कोई भाग लिया और ना ही इस प्रोडक्ट उत्पाद में कोई भाग लिया, बल्कि क्या किया कि ये पूरा ये जो अभिकारक होता है, तीर के बाईं तरफ अभिकारक होते हैं, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, और यहाँ जो होता है ये उत्पाद होता है। ना ही इसमें भाग लिया ना ही इसमें भाग लिया, लेकिन ये पूरी की पूरी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हुई। तो ऐसे पदार्थ जो हैं, इन पदार्थों को जो है उत्प्रेरक का नाम दिया गया। और उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन है, इसमें अगर हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो इस हाइड्रोजन को मिलाने के बाद हमारा जो बनता है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, दो हैं यहाँ पे, एक H बॉन्ड H। जब ये आपस में क्रिया करता है तो ये H दोनों टूटते हैं और टूट करके इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है। अब यदि ये क्रिया ऐसे संपन्न हो रही हो, और जाहिर सी बात है कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए कहीं न कहीं से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और वो एनर्जी, मान लीजिए अगर इसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें 1200 किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता है, अब इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। लेकिन यदि इसी पूरी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक अलग से पदार्थ मिला दिया जाए, इसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक अलग से पदार्थ मिल जाए और वो पदार्थ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को तोड़ेगा और तोड़ेगा, इससे हमारा बनेगा एथेन। लेकिन ना ही वो पदार्थ जो यहाँ उत्प्रेरक का काम करेगा, ना ही वो पदार्थ इस एथीन में जुड़ेगा, ना हाइड्रोजन में जुड़ेगा और ना ही एथेन में जुड़ेगा। हाँ, एनर्जी जो यहाँ 1200 किलो कैलोरी लग रही थी, वो एनर्जी कम हो सकती है, मान लीजिए 600 किलो कैलोरी एनर्जी हो गई। तो इस तरह से ये जो पदार्थ होगा, ये पदार्थ जो होगा, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इस तरह से ये उत्प्रेरक हुआ। ये उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक क्रिया को दर को परिवर्तित कर देता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। अब जैसा उत्प्रेरक होगा उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और पूरी ये घटना जो होती है, ये पूरी की पूरी जो घटना होती है, वो उत्प्रेरण कहलाती है। तो इस तरह से उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में ये एक सूक्ष्म अंतर है कि जो उत्प्रेरक होता है वो एक पदार्थ होता है और उत्प्रेरण जो होता है वो एक घटना होती है। उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए। लेकिन ये जो उत्प्रेरण होता है वो एक प्रकार की घटना होती है जो पूरी की पूरी अभिक्रिया को संपन्न होने के दौरान घटित होती है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखने वाले थे कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में इस उत्प्रेरण के लक्षण क्या हैं, कैरेक्टर क्या है, क्या लक्षण है उत्प्रेरण का? हम ये कह सकते हैं कि भाई चलिए ठीक है, ये उत्प्रेरक है। कैसे हम पहचानेंगे उत्प्रेरक है, इसके क्या लक्षण है? अब ऐसे सिचुएशन में आपको नोट दिया गया होगा, उसमें सारे लक्षण लिखाए गए होंगे, उसको कॉपी पे फिर आई होप आप पूरा भी कर लिए होंगे। वैसे भी एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। जो उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, उसमें भाग नहीं लेता। और दूसरी चीज़ कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं, ये उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। रासायनिक अभिक्रिया चल रही हो, उसमें ये थोड़ा सा ऐड हो जाए, उसकी गति को स्लो भी कर सकता है, गति को तेज भी कर सकता है, लेकिन अभिक्रिया को नहीं प्रारंभ कर सकता। यानी एक लक्षण इसका यह हो सकता है कि ये उत्प्रेरक जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता। दूसरा चीज़ है कि ये जो उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्वयं शुरू नहीं करता। और तीसरे पे अगर हम देखें कि उत्प्रेरक की जो एक अल्प मात्रा ही
थोड़ी सी मात्रा ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है, एक अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा है। तो ऐसे लक्षणों के आधार पर हम उत्प्रेरक के लक्षण ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी अति लघुत्तरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन में, उनमें कोई एक रिएक्शन होगा, उन रिएक्शन में जो है उत्प्रेरक के नाम पूछे जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था हाइड्रोजनीकरण का, तो जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्प्रेरक का नाम दिया गया था, उत्प्रेरक का नाम निकल था। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, तो इस तरह से ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनके लक्षण हैं। तो लक्षणों के आधार पर देखेगा तो इस तरह से देख सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को, जो अभिक्रिया के उत्पाद का जो प्रकृति है उसको उसकी साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। मान लीजिए ये यहाँ पे अभिकारक हैं और ये प्रोडक्ट बना ए बी, तो इस अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो साम्यावस्था है इसको ही नहीं बदल सकता उत्प्रेरक। तो ऐसे तमाम लक्षण इसके हैं जिसके आधार पर इसको कहा जा सकता है। इसके जो भी लक्षण है, ये लक्षण इसका क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्वयं शुरू नहीं कर सकता, ये अभिकारक और उत्पादों के बीच की साम्यावस्था को जो है प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस तरह से अगर इनको हम देखें कि ये बहुत ही एक निश्चित ताप पर जो है क्रियाशील होते हैं, और ऐसे ताप को जो है अनुकूलतम ताप का नाम दिया गया कि ऐसे ताप को अनुकूलतम ताप कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगर इनका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करेंगे कि ये जो घटना है, उत्प्रेरण की जो घटना होती है, ये कितनी तरह से हो सकती है। तो इनके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये उत्प्रेरक और जो अभिकारक हैं, उत्प्रेरक और अभिकारक की जो भौतिक अवस्था है, इसके आधार पर कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरक तथा अभिकारक की भौतिक अवस्था। अभिकारक क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं, एक तीर के बाईं तरफ, तीर के दाईं तरफ, बाईं तरफ जो होगा वो अभिकारक होगा और दाईं तरफ जो होगा वो उत्पाद होगा। तो इस अभिकारक की प्रकृति के और इसके जो उत्प्रेरक हैं इनके प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस देखेंगे कि अभिकारक और इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। अब इस अवस्था के आधार पर जो घटना होती है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरण और दूसरे को हम लोग कहते हैं विषमांगी, यानी एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी और विषमांगी के बारे में कक्षाओं में भी आप सुन चुके होंगे, मिश्रण जब पढ़े होंगे कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो खैर मिश्रण अलग, लेकिन समांगी और विषमांगी शब्द पे अगर आए तो समांगी को अगर हम लोग देखेंगे समान अंग वाले, और यहाँ विषमांगी मतलब विषम अंग वाले। अब यहाँ दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक उत्प्रेरक और अभिकारक, यानी यहाँ दो अंग हैं, एक अंग उत्प्रेरक और एक अभिकारक। तो एक ऐसी अवस्था कि जिसमें एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक समान प्रवस्था में, उत्प्रेरक और अभिकारक, ध्यान देना, जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक समान प्रवस्था में होते हैं उन्हें हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण अगर हम ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हो SO2 + O2 और हमारा बन रहा है, अगर हम बनाए यहाँ पे तो हमारा जब बनेगा SO3 और यहाँ एक उत्प्रेरक होगा N2। अगर इसको हम देखें संतुलन अगर कर लें, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस अवस्था में है, ये ऑक्सीजन है यह भी गैस अवस्था में है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड यह भी गैस अवस्था में है, और ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है यह भी गैस अवस्था में है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा उत्प्रेरक भी गैस है, ये हमारा अभिकारक भी गैस है। तो जब समान अंग हैं, अर्थात गैस यह भी है, गैस यह भी है, इस दौरान जो घटना घट रही है, इस प्रकार की जब घटना घटती है तो हम लोग उसको समांगी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? यानी हम ऐसे समांगी उत्प्रेरण को कह सकते हैं
कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, ठोस हो तो ठोस में हो, द्रव हो तो द्रव ही हो, गैस हो तो गैस ही हो, तो इस अवस्था में घटना घटित होने वाली जो घटना होती है वो समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। दूसरी बात, दूसरा चीज है विषमांगी उत्प्रेरण। अब इस विषमांगी उत्प्रेरण में हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ नाम से ही पता, विषमांगी उत्प्रेरण। जाहिर सी बात है कि समांगी में क्या था, समांगी में था कि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान अवस्था में, लेकिन विषमांगी में ऐसा नहीं होता। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पे एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी कि जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक ये दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होंगे। जब अभिकारक और उत्प्रेरण भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तब उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक ठोस हो और उत्प्रेरक द्रव हो जाए, अभिकारक गैस हो, उत्प्रेरक ठोस हो जाए, तो जब विपरीत अवस्था हो जाती है, अलग हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग विषमांगी उत्प्रेरण का नाम देते हैं। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया हाइड्रोजन को, जोड़ दिया और हमारा बन गया NH3 अमोनिया। अब इसको हम लोग जो अभी ब्लॉक में भी पढ़े थे पिछले मंथ फरवरी में कि ये हाइबरविक द्वारा अमोनिया के निर्माण का प्रोसेस है। अब इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि एक यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है Fi, लोहा। अब यहाँ इस नाइट्रोजन को अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है, हाइड्रोजन की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है, और अमोनिया की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है। बट ये जो लोहा है ये ठोस अवस्था का है। अब चूंकि ये ठोस और ये गैस यानी अवस्थाएं भिन्न हो चुकी, इसलिए यहाँ पे विषम अंग हुआ, एक ठोस और एक गैस, इसलिए कह सकते हैं कि ये विषमांगी उत्प्रेरण है। और यहाँ पे ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और ये जो है ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और ये पूरी की पूरी घटना जो है वो उत्प्रेरण कहला रही है। तो इस तरह से ये जो घटना है पूरा का पूरा विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अब इस तरह से इसमें पृष्ठ रसायन में जो भाग हम लोगों ने डिवाइड किया, एक उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण, अधिशोषण तथा अवशोषण, कोलाइडी अवस्था, जिसमें से हम उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण की चर्चा कर रहे हैं। इनमें से उत्प्रेरक फाइनली पूरा डेफिनेशन, इसका लक्षण इसके क्या हैं, कितने प्रकार से होते हैं, हाँ क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। थोड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी टॉपिक हम लिख रहे हों, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हों, सबसे पहले हमें ज़रूरी बात ये जानना है कि आखिर इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन किस तरह से बनने वाले हैं, कहाँ तक इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, क्वेश्चन किस तरह का होता है, कितने क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी बनने वाले हैं, कितने क्वेश्चन इसमें अतिलघुत्तरी बनने वाले हैं, कितने क्वेश्चन इसमें दीर्घोत्तरी बनने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए ही हम किसी अध्याय को जब शुरू करेंगे तब जा करके हमारी जो एक पढ़ने की जो एक तरीके होंगे या बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन है उनको सेट करने का होगा, जो लास्ट टाइम में आएगा हमारे पास, जब हम प्रिपरेशन की बात जब करेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम की बात जब करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम करेंगी। अन्यथा अगर हम तो लिखते जाएं और केवल बस इस चीज़ को कि हाँ यही याद करना रखते जाएँ तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिनाई महसूस होगी आपके लिए। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आखिर ये क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन अब तक जो हैं यहाँ जितने भी हैं इनमें से छोटा जो क्वेश्चन बन करके आए वो उत्प्रेरक के नाम पूछे जाते हैं। और कई बार पूछ दिया गया कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ घट रही हैं इनमें से निम्नलिखित में पाया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो कौन सा उत्प्रेरक है उसको हम लोग यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये उत्प्रेरण है ये कितने प्रकार का होता है। अधिशोषण और कोलाइडी की बाद में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ हम उत्प्रेरण के प्रकार की बात करेंगे। अर्थात ये जो उत्प्रेरण है, अर्थात जो घटना है उत्प्रेरण की, ये उत्प्रेरण जो है ये कितने प्रकार का होता है। पूरी की पूरी जो घटना घट रही है, घटना कितने प्रकार की होती है।
अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये मुख्य रूप से अगर होती है तो अगर इसके हम लोग नाम लिखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक होता है धनात्मक उत्प्रेरण। दूसरे की चर्चा अगर हम लोग करें तो एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो स्व उत्प्रेरण। और एक चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरण। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्प्रेरण हमारे सामने दिख रहे हैं। धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। ये 4 प्रकार के उत्प्रेरण हैं। अब हम लोग एक एक की बात करेंगे इसमें। धनात्मक उत्प्रेरण क्या है विथ एग्जाम्पल, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है उदाहरण से, स्व उत्प्रेरण क्या है और प्रेरित उत्प्रेरण क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं धनात्मक उत्प्रेरण का। धनात्मक उत्प्रेरण क्या है? यह एक ऐसी घटना है कि जिसमें जब किसी पदार्थ के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो ऐसी घटना को हम लोग धनात्मक उत्प्रेरण का नाम देते हैं। यानी एक ऐसी घटना जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही हो। शुरू में हम लोगों ने देखा कि उत्प्रेरक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा भी सकता, बढ़ा भी सकता है, मतलब परिवर्तित कर सकता है। हमने वहां कभी नहीं ये कहा कि केवल घटा सकता, केवल बढ़ा सकता, परिवर्तित कर सकता। हाँ, अब उस पदार्थ के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही नेचर के आधार पर ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये धनात्मक उत्प्रेरण जो होगा एक ऐसी घटना होगी इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थ अर्थात उत्प्रेरक जो होगा वो उसकी दर को जब बढ़ा देता हो, अर्थात इसमें अभिक्रिया की जो दर है वो दर जो होती है उसमें वृद्धि होती है। यानी एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता हो तो ऐसे पदार्थ को हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक का नाम देंगे और उस पूरी घटना को धनात्मक उत्प्रेरण का नाम देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जब उसमें किसी पदार्थ के डालने पर या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है तो ऐसी पूरी घटना धनात्मक उत्प्रेरण का काम कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। अब जैसे एक उदाहरण अगर हमने एक उदाहरण लिया था, अमोनिया का निर्माण हुआ था फाइबर विधि द्वारा। अगर हम यहाँ N2+H2 की बात करते थे और NH3 बनाए थे और यहाँ पे जो उत्प्रेरक था वो था Fe लोहा। अब ये लोहा इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, इसलिए ये पूरी की पूरी घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। और स्पेशली अगर हम लोहे की बात करेंगे तो ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। तो इस तरह से ये धनात्मक उत्प्रेरण है। अर्थात फिर एक बार देख लें, धनात्मक उत्प्रेरण क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, और वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। चलो दूसरे नंबर पे ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक उसका उल्टा। धनात्मक में क्या था, दर बढ़ रहा था, ऋणात्मक में क्या है, दर घटेगा। तो इस तरह से अगर हमको डिफरेंटली देखें अगर हम कि ये ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और उस पूरी घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एक उदाहरण इसका लेते हैं अगर हम इसमें देखें ऋणात्मक उत्प्रेरण के रूप में, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सूत्र जानते हैं H2O2। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर अपघटन करवाया जाए तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होता है, थोड़ा जगह कम है, H2O2 का अपघटन होता है ग्लिसरीन की उपस्थिति में। अब यहाँ ग्लिसरीन जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा और जब अपघटन होता है तो अपघटन हो करके ये जो है पानी में यानी 2H2O और ऑक्सीजन में डूब जाता है।
तो ये पूरी की पूरी घटना जो है ये उत्प्रेरण हुई, लेकिन उत्प्रेरण हुई तो लेकिन इस पूरी घटना में इसकी दर जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसका रेट जो है वो डाउन हो जाता है। इसलिए ये घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है और ऐसा पदार्थ ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। तीसरे नंबर पे है स्व उत्प्रेरण, सेल्फ स्व उत्प्रेरण। अब अगर हम स्व उत्प्रेरण की बात करें कि स्व उत्प्रेरण क्या है, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम देखें कि बना कोई उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए A+B, ये अभिकारक ये उत्पाद, अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे हम लोग जो है स्व उत्प्रेरण का नाम देते हैं। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट ही खुद उस अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक का कार्य कर दे, यानी पूरी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऋणात्मक उत्प्रेरण का नाम होगा। और ये पदार्थ जो होगा उस समय वो ऋणात्मक स्व उत्प्रेरण की बात हो रही थी, स्व उत्प्रेरण की घटना कहलाएगी। यानी स्व उत्प्रेरण क्या है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना हुआ उत्पाद ही स्वयं उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है वो उत्प्रेरण का कार्य करेगा, तो उसे हम लोग जो है स्व उत्प्रेरण का नाम देंगे। अब ऐसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो एक सूत्र होता है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 CH3COO C2H5। अब ये आपका है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसमें मिला दिया जाए पानी प्लस H2O। अब ये टूटता है एसिटिक अम्ल में और एथिल अल्कोहल में। एसिटिक अम्ल में टूट जाता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH में और प्लस एथिल अल्कोहल में यानी CH3, आप ऐसे भी कह सकते हैं C2H5 पहले डायरेक्ट C2H5OH में टूट जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में इस अभिक्रिया में बना उत्पाद जो एसिटिक अम्ल है वो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए ये पूरी अभिक्रिया जो होती है उसमें ये जो एसिटिक अम्ल है इसे हम सिरका भी कहते हैं, बाजारू नाम इसका सिरका है, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है खुद अपने, इसलिए इसको हम लोग जो है स्व उत्प्रेरण कहेंगे पूरी घटना को। और इस केवल एसिटिक अम्ल की बात करें पूरी अभिक्रिया में तो स्व उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक, अब ये तीसरे नंबर पे आता है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण क्या है, अगर इसको हम देखें तो जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया घट रही हो, एक रासायनिक अभिक्रिया में किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया, सीधे हम कह लें डायरेक्टली अगर कर लें कि एक रासायनिक अभिक्रिया जब किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देती है, प्रेरित कर देती है, इंड्यूस कर देती है, तो ऐसी घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। यानी जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को की दर को बढ़ा देती है तो ऐसी घटना को हम लोग प्रेरित उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ऐसे बहुत से उदाहरण है। एक उदाहरण हमने आपको PDF में दिया था और उसमें जो कॉपी में है आपने लिखा भी होगा। तो इस तरह से इनको अगर हम देखें तो उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं तो वहाँ पे हमने वायु द्वारा जो है सोडियम सल्फाइड का एक को करवाया था, सोडियम सल्फेट में जो है ऑक्सीकृत हुआ था ऐसे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक घटना घट रही थी और वो घटना दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर दे रही थी उसकी दर को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उसको प्रेरित उत्प्रेरण का नाम दे दिया गया था। तो इस तरह से ये पूरा जो उत्प्रेरण की घटना थी, ये जो उत्प्रेरण होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, स्व प्रेरित। धनात्मक में क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ऋणात्मक में क्या होता है, घट जाती है। सेल्फ में क्या होता है, स्वयं में क्या होता है, स्वयं उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। और प्रेरित में क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर देती है, उसकी दर को बढ़ा देती है। तो इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें थी अब तक उसमें उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में उत्प्रेरक का हम लोगों ने परिभाषा देख लिया, इस उत्प्रेरक के जो लक्षण थे उसको हम लोगों ने देख लिया, उत्प्रेरण क्या होता है इसको हम लोगों ने देख लिया, और इस उत्प्रेरण का जो टाइप था, क्लासिफिकेशन था, इसका वर्गीकरण था, उसको हम लोगों ने देख लिया। इस उत्प्रेरण
को दो अवस्थाओं के आधार पे हम लोगों ने देख लिया। वहाँ पीछे हम लोगों ने भी समांगी और विषमांगी की चर्चाएँ किया था। अब इसके बाद तब तक के लिए जो है हम लोग इसके बाद अभी इसी टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक था अधिशोषण और अवशोषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना रहेगा और आई होप जो भी PDF हमने दिया था वो आप पूरा कर लिए होंगे। 30 तारीख को हमने डेट भी दिया है, उसके पहले आप उसको पूरा कर लें। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके सेकंड टॉपिक, इस चैप्टर में 2 भाग हम लोगों ने किया है, उसके बाद अगले टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। तब तक इसको आप नोट कर लेंगे और डेली का डेली आप काम ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और जो होमवर्क दिए जाए उनको आप कंप्लीट करें डेट वाइज रफ कॉपी पे। और जैसे ही संस्थान जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो सारे होमवर्क आपके जरूर चेक किए जाएंगे। जब तक संस्थान बंद है ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और जहाँ भी किसी की कोई समस्या हो वो तत्काल अपने विषय अध्यापक से संपर्क करें। उनके पर्सनल नंबर पे, उनके पर्सनल व्हाट्सएप से आप उसका निराकरण ज़रूर करा लें और घर में रहें, सुरक्षित रहें।